द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 851 से लेकर 860 तक। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 851। सही। सन फुगुआंग, उसे अभी तक गायब नहीं होना चाहिए था, है ना? बाय लियान ने तुरंत अपनी चेतना खो दी। जो बात उसे उत्साहित करती है वह ये है कि बिना किसी आक्रोश के हस्तक्षेप के उसने वास्तव में पृथ्वी की नसों से घिरे अंतरिक्ष में सन फुगुआंग को ढूंढ लिया। मुझे पहले निकलना होगा। बाय लियान के ऐसा कहने के बाद वह तेजी से उस ओर उड़ गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राजा डेमिंग ने अपनी आंखें झपकाईं। मुख्य हॉल के सामने सुन फू नंगे पैर जमीन पर बैठा था और सोच रहा था कि कैसे उसके दावदिल को तोड़ा जाए। इस समय अचानक उसके सामने तेजी से आते कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन? सन फुगुआंग ने अपना सिर उठाया और पहली चीज जो उसने देखी वह थी सफेद रेशम में लिपटी पतली और सीधी टांगों की जोड़ी। उसने उसे पहचान लिया, यह बाय लियान था। वापस जाना अच्छा होगा। सन फुगुआंग ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि बाय लियान असीम अंधकार में गिर गया था। वह खड़ा हुआ। चूंकि साथी ताओवादी वापस आ गया है, अब और संकोच मत करो, बस तलवार का उपयोग करो। इतना शब्दाडंबर मत करो, रोरी। बाय लियान ने अप्रत्याशित रूप से सन फुगुआंग की बात बीच में ही रोक दी। ठीक है। सुन फुगुआंग अचंभित रह गया। बाय लियान पलटकर चली गई। मेरे पास तुम्हें समझाने का समय नहीं है, जल्दी से मेरे साथ आओ। सन फुगुआंग अभी भी कुछ और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन बाय लियान बहुत दूर जा चुका था, इसलिए उसे जल्दी से उसका पीछा करना पड़ा। ये जाता है। ये 3000 वर्ष है। शांगयांग अमर संप्रदाय के मुख्य हॉल के सामने सुन फुगुआंग ऐसे खड़ा था मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। उसने ये देखा, पत्थर की मूर्ति के सामने जो प्रेम कविताएं पढ़ रहा था, वह उनका सबसे बड़ा शिष्य था। जो दरवाजे पर आंखें मल रहा था, वह बुजुर्ग की पोती थी, और वह स्वयं खिड़की के पास लेट गया था। ये 3000 वर्षों में यांगशियान संप्रदाय की एक सामान्य सुबह है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब यह विलीन होने वाला था, तब भी मैं ऐसा दृश्य देख पाऊंगा। बेचारा दाओ, बेचारा दाओ। सन फुगुआंग का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। सभी ने कहा कि एक मजबूत आदमी आंसू नहीं बहाता है, लेकिन शांगयांग अमर संप्रदाय के अधिपति के रूप में उसकी आंखें धुंधली थी। मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं है। वह मुड़ा और बाय लियान को प्रणाम किया। फिर वह सीधे 3000 साल पहले चले गए। उन्होंने डांटा कि युआन, अगर आप सुबह सुबह साधना नहीं करते हैं तो आप यहाँ कविताएं क्यों पढ़ रहे हैं? के युआन नाम के युवक ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसने बाएं दाएं देखा। क्या अभी अभी किसी ने मुझे फोन किया था? बाय लियान की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये सचमुच एक भ्रम है? उसने डेमिंग किंग की ओर देखा, जिसने अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। शायद ये तो बस एक मधुर सपना है। मेरे सामने का दृश्य धीरे धीरे पानी की लहरों की तरह लुप्त हो गया। बाय लियान वहीं वापस आ गया जहां वह बैठा था। वह चांदनी में नहाती रही, वह इंतजार करती रही, और जब वह थक गई तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बाय लियान को ऐसा लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो। सपने से जागने के बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके कंधे पर झुका हुआ व्यक्ति कौन है? बल्कि वह स्वामी जो सो रहा है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसने अपना सिर उठाया और उसकी नजर रेत के मैदान में साफ तारों वाले आकाश और फड़फड़ाते और गिरते बर्फ के टुकड़ों पर पड़ी। बर्फ के टुकड़े उसके सफेद बालों पर गिर रहे थे, बर्फ के टुकड़े उसके गालों पर गिर रहे थे, और बर्फ के टुकड़े मास्टर की गर्दन पर गिरने वाले थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बर्फ के टुकड़े को पकड़ लिया। चले जाओ, मास्टर को मत छुओ। बाय लियान ने एक धर्म शरीर को बाहर जाने दिया, और उसने उस धर्म शरीर को तीसरी कनिष्ठ बहन को उठाने के लिए कहा, और फिर उसका शरीर घूम गया और धीरे से गुरु की कमर को गले लगा लिया। मास्टर जी बहुत थक गए हैं। वह नहीं जानती थी कि मास्टर क्यों थके हुए थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मास्टर को जगाना नहीं चाहती थी, वह सिर्फ ये चाहती थी कि मास्टर अच्छी नींद सोए। वैसे रेतीले इलाके में रात बहुत ठंडी होती है, अगर आप ऐसे ही सोते रहे तो मास्टर जी को सर्दी लग सकती है ना? बाय लियान ने एक रजाई निकाली और धीरे से खुद को और मास्टर को रजाई से लपेट लिया, जिससे केवल 2 छोटे सिर ही बाहर रह गए। क्या ये बिस्तर साझा करने का एक अलग प्रकार है? वह मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराए। इस समय पास में खड़े गुरु के उत्तम चेहरे को देखते हुए बाय लियागुई गलती से झुक गई। भले ही इसका पता गुरु को ही क्यों न चल जाए, भले ही तुम्हें मालिक से मार खानी पड़े, भले ही इसे स्वामी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, उसने फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के मास्टर के गाल पर अपने होंठ छाप दिए।
जिस समय दोनों गर्म स्थान संपर्क में आए, लंबे समय से जमा हुआ ज्वालामुखी अंततः फट गया। बाय लियान के शरीर में तीव्र गर्मी फैल गई और उसका दिमाग खाली हो गया। मास्टर के साथ बिताए गए मधुर समय की अनेक तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूम गईं, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने चुपचाप अपना सिर हटा लिया। मास्टर जी नहीं जागे, मानो वह दुनिया के सबसे अनमोल खजाने की रखवाली कर रही हो। उसने एक पल के लिए भी मास्टर से अपनी नजर नहीं हटाई। आइए एक दूसरे को गले लगाएं और एक साथ सोएं और भोर तक सपने देखें। अध्याय 1 विद्रोही, जल्दी उठो 5.5 के। शांग्यांग जियानजोग खंडहर अंधेरा ज्वार की तरह छट गया और दूर स्थित ऊंची सफेद दीवार भी ढह गई। चमकदार चांदनी फिर से गिरने लगी, जो हॉल के सामने खुले स्थान पर पानी की लहरों की तरह प्रतिबिंबित हो रही थी। आखिरकार क्या ये खत्म हो गया? इस समय सू यूवेई, जिसका दिल हवा में लटका हुआ था, अंततः शांत हो गया। जब वह आराम करने लगी तो उसे महसूस हुआ कि उसके पैर मिट्टी की तरह मुलायम हो गए हैं। यदि उसने समय रहते अपने पास लगे पत्थर के खंभे को सहारा न दिया होता तो वह थकावट के कारण गिर सकती थी। खुटिल्डा, सू यूवेई ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके शरीर का लगभग हर हिस्सा पसीने से लथपथ था। ये भी असंभव है। अभी जो झटका लगा वह बहुत तेजी से और बहुत हिंसक रूप से आया। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 852। अचानक आई प्रचंड शक्ति के कारण उसका शरीर पहले से ही एक नाजुक स्थिति में था। अचानक इतना बड़ा प्रभाव सहने के बाद वह कैसे शांत रह सकती थी? सू यूवेई की अब सबसे बड़ी इच्छा लेटकर अच्छी नींद लेना है। लेकिन अभी समय नहीं है। उसे यह सुनिश्चित करना था कि यह कोई भ्रम न हो, क्योंकि एक बार लेट जाने के बाद वह कभी भी उठ नहीं सकेगी। तब सू यूवेई ने हठपूर्वक अपने थके हुए शरीर को घसीटा, कदम दर कदम आगे बढ़ा और लड़खड़ाते हुए विस्फोटित पत्थर के कक्ष से बाहर निकला। शाम को हवा चलती है और थोड़ी ठंडक लाती है। लड़की ने अपने दोनों हाथ छाती पर रख लिए, एक गेंद की तरह सिमट गई, फिर कांपते हुए अपना सिर ऊपर उठाया। जब साफ तारों वाला आकाश नजर आया तो पूरी दुनिया में शांति छा गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू यूवेई शून्य भाव से देखती रही, कुछ भी बोलने में असमर्थ थी। उसने सोचा, कई वर्षों बाद, यहां तक कि अगले जन्म में भी, वह इस स्वप्न जैसे दृश्य को कभी नहीं भूल पाएगी। देखना, वह बहाव बर्फ है। ये तो हंस के पंखों जैसी बर्फ है। रात का आसमान साफ है, लेकिन रात के आसमान में बर्फ है। यह एक बेहद अजीब दृश्य होना चाहिए, लेकिन उसे लगता है कि यह दृश्य अभूतपूर्व रूप से सामंजस्यपूर्ण है। सब खत्म हो गया। सू यूवेई ने अपने हाथ ऊपर उठाए। इससे न केवल यह आपदा समाप्त हुई, बल्कि 3000 वर्षों का रेतीला इतिहास भी समाप्त हो गया। अराजकता गायब हो गई और टूटी हुई पृथ्वी पर आशा फिर से उग आई। सू यूवेई के माथे पर एक बर्फ का टुकड़ा गिरा। स्नोफ्लेक मूल रूप से ठंडी थी, लेकिन उसे गर्मी महसूस हुई और इस गर्मी ने लोगों को अपनेपन का एहसास भी कराया। हाँ, ये वरिष्ठ बहन बाई है। आप गलत नहीं हो सकते, ये सीनियर सिस्टर बाई ही होंगी। सू यूवेई ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने केवल महसूस किया कि सीनियर सिस्टर बाई उसके माथे, बाहों, पेट के निचले हिस्से, पैरों को सहलाने के लिए आगे बढ़ रही थी। अगर यह स्वप्न नहीं है तो फिर यह कितना अद्भुत होगा। पफ! अचानक चांदनी रात में लड़की थोड़ा झुकी और अचानक ही खून के तीर निकल पड़े। जो बाहर निकला वह केवल खून ही नहीं था, बल्कि उसकी सारी शक्ति भी थी। वह अब और स्थिर खड़ी नहीं रह सकी और जब शाम की हल्की हवा चली तो वह सीधे पत्थर के फर्श पर गिर पड़ी। मेरे सिर के पिछले हिस्से में थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन शरीर के अन्य भागों में अधिक दर्द होता है। अरे, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सू यूवेई ने धीमी आवाज में कहा। उसकी धुंधली दृष्टि में उसने कई दृश्य देखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। पहले से भिन्न बात यह थी कि इस बार वे छवियां उसके शरीर से बाहर खींची जा रही थी। सू यूवेई, उठो सू यूवेई। इस समय उसके कानों में एक तीव्र चीख सुनाई दी। ये लाल पोशाक वाली आवाज है ना? आवाज के लहजे को छोड़कर उनकी आवाजें बिल्कुल एक जैसी कही जा सकती हैं। सू यूवेई अपनी आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन वह बहुत थकी हुई थी। मैं सोना चाहता हूँ। हथौड़ा लेकर सो जाओ। होंग यी, जो अचानक वान जहर मोती से बाहर भाग गया था, जल्दी में घूम रहा था। सचमुच कुछ हुआ था। जब वह भयानक शक्ति धीरे धीरे गायब हो गई, तो सू यूवेई की पोशाक भी धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप में लौट आए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा उस ठंडी पोशाक के साथ गायब हो गई। मरना, ये दो शब्द अचानक होंग यी के दिमाग में कौंध गए। नहीं, उसने सू यूवेई का हाथ पकड़ लिया।
नींद नहीं आ रही, तुम्हें नींद नहीं आ रही, मुझे जल्दी से जगाओ। सु युवे अविचल थी, उसकी पलकें बंद होने वाली थी। हताशा में होंग ही केवल उसके गाल पर चुटकी काट सकता था। मुझे जल्दी जगाओ। लेकिन ऐसी कठोर कार्रवाई भी कोई फायदा नहीं पहुंचा। सु युवे ने रुक रुक कर फुसफुसाते हुए कहा, खेलना बंद करो, मुझे अच्छी नींद लेने दो। नहीं नहीं नहीं। होंग ये इतना चिंतित था कि चेतना का सागर लगभग फट गया। 10,000 विश्व मोती में विलीन होने के बाद सु युवेई का जीवन और मृत्यु अब उससे बंधी नहीं है, लेकिन वह अभी भी सु युवेई को मरते नहीं देखना चाहती है। वह फिर से एक अकेली व्यक्ति नहीं बनना चाहती है। वह 10 साल से अधिक समय से अंधेरे में पहरा दे रही है, और वह उस अकेलेपन से तंग आ चुकी है जिसे दूसरे लोग नहीं समझते। उठो, कृपया। होनाई ने सु युवेई के कंधे को जोर से हिलाया। उसकी आवाज पहले से ही रोने जैसी थी। वरिष्ठ बहन यहाँ है, कृपया उठो, अगर तुम सो गए तो तुम वरिष्ठ बहन को नहीं देख पाओगे। सु युवेई ने अपने मुंह के कोने से मुस्कुराहट खींची। मुझसे झूठ मत बोलो। वह मूर्ख नहीं है, अगर बड़ी बहन बाएं आ जाए तो क्या वह बोल नहीं सकती? सो जाओ, सो जाओ। उसकी आंखें पूरी तरह बंद हैं। सो जाने के बाद आप सपने में सीनियर सिस्टर बाई को देख सकते हैं। पैट, लाल कपड़े वाला हाथ शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। वह सु युवेई को देखती रही, जो अब हिल नहीं रही थी। निराशा ज्वार की तरह उमड़ पड़ी और वह एक बर्बादी की तरह कुछ भी नहीं कर सकी। हालात ऐसे क्यों हो गए? सु युवेई के साथ बिताए पलों की यादें एक के बाद एक उमड़ने लगीं, और होंगी, जो पहले कभी नहीं रोई थी, वास्तव में ये जानना चाहती थी कि रोने पर कैसा महसूस होता है। खेद खेद। वह सु युवेई पर झुकी और माफी मांगने लगी। यदि वह मंच पर राक्षस के रूप में नहीं आती तो सु युवेई को इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। वह वही थी जिसने सु युवेई को नुकसान पहुंचाया था। वह पूरी तरह से बुरी महिला है। सु युवेई उस पर बहुत भरोसा करती है, लेकिन सु युवेई की पीठ पीछे वह सीनियर सिस्टर बाई का हाथ पकड़ लेती है और सीनियर सिस्टर बाई को उसकी खामियों पर हमला करने के लिए मजबूर करती है। ऐसा करके वह पूरी तरह से अमानवीय है। ऐसा ना करें। वह जन्म से ही मनुष्य नहीं रही। मुझे खेद है, मुझे ये बात आपसे नहीं छिपानी चाहिए थी, मुझे खेद है। मैं होंग ये अपने पापों को विस्तार से गिन रही थी। इस समय एक हाथ अचानक उसके शरीर के नीचे से निकला और झटके से उसकी कलाई को लपेट लिया। उसका शरीर जोर से कांप उठा। उसके नीचे है ना? उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सु युवेई से मिली। सु युवेई का चेहरा पीला पड़ गया था, मानो उसने बहुत अधिक खून खो दिया हो, लेकिन उसकी आंखें आसमान में चमकते चांद से भी अधिक चमकदार थीं। एक मरते हुए व्यक्ति को कैसा दिखना चाहिए? बहुत अच्छा। होंग ही के चेहरे पर अभूतपूर्व प्रसन्नता भरी मुस्कान दिखाई दी। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 853। वह पुनः जीवित हो गई। सु युवेई पुनः जीवित हो गई। स्वागत। वह कुछ उत्तेजक शब्द कहने ही वाली थी, लेकिन सु युवेई ने उसे अप्रत्याशित रूप से रोक दिया। आपने अभी अभी क्या कहा? होंग यी ने संदेह से पूछा। हुआन, आपका स्वागत है। सु युवेई ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं पिछले कुछ शब्दों के बारे में बात कर रही हूँ। पहले कुछ वाक्य। होनाई ने अपना सिर खुजलाया। वो उस समय जरूर अपना अपराध स्वीकार कर रही होगी। उसने अपने द्वारा किए गए सभी बुरे कामों को स्वीकार कर लिया। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। होंग यी का शरीर अचानक जम गया। इंतजार। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कुछ असाधारण बात कही हो। मैं हे कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक। सु युवेई के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, और उसने थोड़ी अधिक ताकत के साथ होंग यी का हाथ पकड़ लिया। उसने गंभीरता से कहा, मैं अभी सोना चाहती थी। अगर तुम मेरे कान में रोते नहीं तो मैं बहुत पहले ही सो गई होती। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। यह इस तरह था। हा। जिन दो लोगों ने अपने हाथ आपस में फंसा लिए थे वे जोर से हंस पड़े। लेकिन यह सामंजस्यपूर्ण दृश्य यही समाप्त हो गया। अगले ही पल सु युवेई का शरीर बलपूर्वक ऊपर की ओर धकेला गया। आउच। होनाई ने अपना पेट पकड़ लिया और रेतीली जमीन पर गिर पड़ी। सु होनाई, मैं तुम्हारे साथ लड़ रहा हूं। सु युवेई ने गुस्से से दहाड़ लगाई। उसके थके हुए शरीर से असीम शक्ति उमड़ पड़ी। वह उठी और लाल पोशाक की कमर पर बैठ गई। छोटी बंस के आकार की मुट्ठियां बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगी। गुस्सा। वह क्रोधित कैसे न होगी? वह बस सोना चाहती थी। किसने सोचा था कि उसे ऐसे विस्फोट की खबर सुनने को मिलेगी?
उसने अभी तक सीनियर सिस्टर बाई के साथ कोई बुरा काम नहीं किया था, लेकिन होनई उससे पहले कार में बैठ गई। उल्टा और उल्टा, यह उसका पहला होना चाहिए। क्या यह सहनीय है या असहनीय? लाल कपड़े पहनने का गुस्सा भी सामने आया। निकल जा बदबूदार औरत, सिर्फ रगड़ने से क्या दिक्कत है? रगड़ने से तो जान भी जा सकती है। अपने अपराध बोध के कारण मुझे चिंता हो रही है कि तुम मर जाओगे, इसलिए मुझे मेरे आंसू लौटा दो। थप्पड़। दोनों इस तरह खंडहर में लड़े। तुमने मुझे मुक्का मारा और मुक्का मारने के बाद सीधे काटना भी शुरू कर दिया। तुम न तो अमर साधक का आचरण देख सकते हो और न ही स्वर्ग विरोधी शूरा का आचरण देख सकते हो। जब बाय लियान का अवतार पूरे रास्ते यहाँ आया, तो उसने हुनई को तीसरी जूनियर बहन के पैर को काटते हुए देखा, और तीसरी जूनियर बहन भी लाल पोशाक की स्कर्ट को जमकर खींच रही थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या बकवास है? बाय लियान मौके पर ही डर गई। उसकी आंखों के सामने एक नया काम आ गया। कार्य 1, इसे रोकने के लिए तुरंत आगे बढ़ें, पूरा होने पर इनाम, कड़ी मेहनत जोड़ 1। कार्य 2, पहाड़ पर बैठे और बाघ की लड़ाई देखें, पूरा करने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ 1। यह अपमानजनक है। चूंकि अब उसकी हार्ड स्किल्स उसकी सॉफ्ट स्किल्स से अधिक हैं, इसलिए पहले कार्य का जोखिम अभी भी अधिक है। लेकिन इसे बड़ा होने दें और इसे दोगुना करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 का चयन। बाय लियान अंधेरे से बाहर निकली और जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, वह हल्की खांसी करने लगी। जूनियर बहन, एह, यह आवाज। सु युवेई और होनई ने एक ही समय में अपना सिर घुमाया। बाय लियान के चेहरे पर मुस्कान देखकर वे दोनों एक साथ स्तब्ध रह गए। बकवास। होनई ने तुरंत सु युवेई के पैर बाहर थूक दिए, और उसने ऐसा भाव भी दिखाया जैसे वह उसे बाहर थूकना चाहती हो। सु युवेई ने भी जल्दी से लाल पोशाक के लिए आधी खींची हुई स्कर्ट वापस पहन ली। मास्टर जी, वरिष्ठ बहन। बाय लियान की वर्तमान अभिव्यक्ति को पसीने से तर सोयाबीन के 4 शब्दों में वर्णित किया जा सकता है। उसने पूछा, तुम अभी क्या कर रहे थे? मुझे लगता है हम। सु युवेई इतनी शर्मिंदा थी कि वह बोल नहीं पा रही थी। वह अपने दिल के सभी विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रही थी। क्या वह ऐसा कर सकती थी? फिर भविष्य में वह सीनियर सिस्टर बाय का सामना कैसे करेगी? जब वह संघर्ष कर रही थी, तो अचानक उसके दिमाग में एक रोशनी चमकी। यह मेरे पास है। पहले हमला करने वाले पहले व्यक्ति बने। वरिष्ठ बहन, वास्तव में यही मामला है। सु युवेई ने होंगी की ओर इशारा किया, जो अभी भी अपना मुंह पोंछ रही थी। अभी बहुत अधिक ऊर्जा खपत होने के कारण होंगी ने अचानक नियंत्रण खो दिया, और मुझे उसे नियंत्रित करने का एक तरीका खोजना पड़ा। होंगी। सु युवेई ने होनई की अजीब अभिव्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया। वह खुशी से बाय लियान की ओर भागी। वरिष्ठ बहन, आप वाकई अद्भुत हैं। जैसे ही आप आई, होंगी सामान्य हो गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान भावशून्य थी, उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने देखा तो होनई ने कठिनाई से सिर हिलाया। ये सही है, ये बात है। यही बात है। वह कुछ समय तक इससे निपटने का कोई तरीका नहीं सोच सकी, इसलिए उसने पहले इसे स्वीकार ही किया। आखिरकार, अगर उसने इनकार कर दिया, तो वह कैसे समझाएगी कि उसने सु युवेई के पैर क्यों काटा? मुझे खाना पसंद है। पूह, यदि आप खाना चाहते हैं, तो आप केवल सीनियर सिस्टर बाय का ही खा सकते हैं। हम लड़ रहे हैं। क्या ये ठीक है? होनई ने कहा, उस समय मेरा सिर बहुत घबरा गया था और मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ। बोलने के बाद उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अपमान। जाहिर है कि दोनों की ताकत में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंत में वह अपनी स्कर्ट भी लगभग खो बैठी। सीनियर सिस्टर बाय के जाने के बाद उसे फिर से सु युवेई से लड़ना होगा, और इस बार वह अपनी पूरी ताकत दिखाएगी। अभी यही सोच ही रहा था कि होंगी को जल्दबाजी में कदमों की आहट सुनाई दी। इस अध्याय का अंत। TOC। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 854। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और देखा कि बाय लियान अपना दाहिना हाथ धीरे से उसके सिर पर रख रही थी। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक गर्म धारा दौड़ रही है। बहुत ही आरामदायक। क्या ये सीनियर सिस्टर बाय की सांस है? होनई ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ ली, जैसे किसी फारसी बिल्ली को रगड़ा जा रहा हो। कोई बात नहीं। बाय लियान ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर उसकी भौहें ढीली पड़ गईं। वह बहुत मूर्ख है। सच में, कोई समस्या नहीं है, अच्छी खबर है। लेकिन हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। आइए भविष्य में जूनियर सिस्टर होनई पर अधिक ध्यान दें। बाय लियान ने अपना मन बना लेने के बाद उसने होंगी के गालों को फिर से रगड़ा। उसे हमेशा लगा कि होंगी उस समय से थोड़ा अलग था जब उसने पहली बार वान जहर मोती में प्रवेश किया था।
यदि आप सचमुच ये कहना चाहते हैं तो संभवतः ये गर्म हो रहा है। कुआं। सु युवेई ने होंग यी को ध्यान से देखा। वह लापरवाह थी। वह स्पष्ट रूप से होंग यी को धोखा देना चाहती थी, लेकिन अंत में होंग यी सुन्न हो गई। लानत है, वह भी सीनियर सिस्टर बाई से रगड़वाना चाहती थी। बाय लियान को अपना हाथ हटाने में काफी समय लगा, क्योंकि उसकी चेतना दाओ जिंगयुआन की ओर बह गई थी। इस समय दाओ जिंगयुआन की आभा कमजोर थी और उसकी आत्मा अस्थिर थी। इस समय क्यूई शोधन अवधि में साधारण अमर साधक भी उसे पकड़कर हरा सकते थे। यही मेरा इंतजार करो। बाय लियान की बात खत्म होने के बाद वह दाओ जिंगयुआन की ओर चला गया। बड़ी बहन, वह बुरा व्यक्ति नहीं है। तीसरी जूनियर बहन की आवाज पीछे से आई। ठीक है, मुझे पता है। बाय लियान हल्के से मुस्कुराई। वह वास्तव में प्रसिद्ध स्वर्ग विरोधी शूरा को इस तरह प्रशिक्षित करने में बहुत अच्छी थी। जिंगयुआन डाओइस्ट, बाय लियान ने धीरे से पुकारा। दाओ जिंगयुआन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन बाय लियान के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने के बाद उसमें थोड़ी चमक थी। मैं अपनी नियुक्ति से चूक गया। वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। उसकी आवाज भारी हो गई थी, जैसे उसने कई दिनों से पानी नहीं पिया हो। बाय लियान ने सिर हिलाया। मुझे पता है। तीसरी कनिष्ठ बहन के कारण वह इस ओर देखती रही। दाओ जिंगयुआन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा ना करें। तुम्हें पता नहीं, दर्द को केवल वही समझ सकता है जिसने उसे अनुभव किया हो। वह वापस नहीं जा सकता था, भले ही उसे अब वान जहर मोती मिल जाए, वह वापस भी नहीं जा सकता था। उसने अमर सम्राट वुवान की योजना को बर्बाद कर दिया, ताओवादी गुरु की वापसी की आशा को बर्बाद कर दिया, और अपने जीवन के आधार स्तंभ को भी बर्बाद कर दिया। क्या जीवित रहना दिलचस्प है? दाओ जिंगयुआन ने मूल रूप से अपना जीवन समाप्त करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाय लियान के प्रकट होने के बाद उसने अपना विचार बदल दिया। यह उसकी आखिरी उम्मीद है। आइए हम अपने व्यापार के तरीके में बदलाव करें। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दाओ जिंगयुआन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। जब उसने अपनी पांचों उंगलियां फैलाई तो बाय लियान की आंखों के सामने एक के बाद एक तीन चीजें प्रकट हुई। बाएं से दाएं एक गहरा नीला ढेर, एक गहरा धूसर कोहरा, तथा एक सफेद षटफलक है। ये सूर्य का स्तंभ है, असंख्य व्यक्तियों के मन को साधने की पूर्ण विधि है, और एक छोटी सी दुनिया है जो लू परिवार की रक्षा करती है। क्या? बाय लियान की आंखें चौड़ी हो गईं, और उसकी नजर सबसे पहले षटफलक पर पड़ी। क्या आपका मतलब है कि जूनियर सिस्टर लू के परिवार के सदस्य अभी भी जीवित हैं? दाओ जिंगयुआन ने अपना सिर हिलाया। हर कोई जीवित नहीं है, मैं उन सभी की अकेले रक्षा नहीं कर सकता। उसके पिता अभी भी यहीं हैं। बाय लियान ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि यह ताइन के दांव और 10,000 व्यक्तियों के मन की खेती की विधि से अधिक मूल्यवान था। अगर चीजें खो गई हैं, तो उन्हें फिर से पाया जा सकता है। अगर लोग चले गए हैं, तो वे सचमुच चले गए हैं। दाओ जिंगयुआन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी। मैं वान पॉइजन पल लेने जाऊंगा। बाय लियान मुड़ने ही वाली थी कि दाओ जिंगयुआन ने उसे रोक दिया। नहीं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आह, ये सौदा कैसा रहा? दाओ जिंगयुआन ने कहा। परी बाय लियान, जब आप परी दुनिया में वापस लौटे, अगर आपके पास अवसर है, तो वान जहर मोती को अमर सम्राट वुवान को सौंप दें। अगर कोई आपको बाधित करता है और कई खतरे हैं, तो इसे न सौंपना ठीक है। तुम्हारा क्या हाल है? बाय लियान ने पूछा। मैं। दाओ जिंगयुआन ने विशाल रेतीली भूमि की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, मैं चारों ओर देखना चाहता हूं। पहाड़ों और नदियों को देखो। अपने आप को देखो जिसने कुछ भी हासिल नहीं किया है। वह अस्थिरता से खड़ा हुआ और बाय लियान के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, वह कदम दर कदम रेगिस्तान की गहराइयों की ओर चल पड़ा। जिंगयुआन डाओइस्ट, बाय लियान जल्दी से चिल्लाया। दाओ जिंगयुआन ने ये सुना, लेकिन उसने अपना सिर पीछे नहीं घुमाया, न ही अपने हाथ हिलाए। चांदनी के नीचे, वह कभी भी नीचे गिर सकता था, लेकिन वह नीचे नहीं गिरा, लेकिन उसकी पीठ और भी अकेली हो गई। जीवन के एकाकी उतार चढ़ाव में, संसार तो बहुत दूर है, ताओ कहाँ है? एक लंबे समय के बाद, दाओ जिंगयुआन अपनी छाया के साथ बाय लियान की दृष्टि में गायब हो गया। लेकिन उसकी आवाज अभी भी भटक रही है। परी बाय लियान, शायद तुम्हें एहसास नहीं था कि तुम्हारे अंदर एक अनोखी शक्ति है। एक अलग ताकत। बाय लियान चुप रही। जिसके बारे में बोलते हुए, एकाग्रता 50 अंकों से आसमान छूने के बाद, उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जो मिंगजो लेलाइंस का एक उपहार हो सकता है। इस गति से देखते हुए, उसे सम्मेलन के शिखर तक पहुंचने में लंबा समय नहीं लगेगा। इसके बाद, जब तक वह हवा की तबाही से सफलतापूर्वक बच जाती है, वह अमर क्षेत्र में आरोहण से ज्यादा दूर नहीं होगी।
बाय लियान को केवल यही महसूस हुआ कि समय बहुत जरूरी था। उसे पूर्वी शेंझोऊ में दबे रहस्यों को उजागर करने के लिए समय का सदुपयोग करना होगा। अपने सामने तैरती हुई वस्तुओं को हटाने के बाद बाय लियान तीसरी जूनियर बहन और होनई के पास लौट आया। चलो वापस चले और मास्टर को खोजें। ठीक है। वह वापस आते समय काफी देर तक पैदल चली। वह धीरे धीरे जाना चाहती थी, क्योंकि तब वह थोड़ी देर के लिए मालिक के साथ अकेली रह सकती थी। उसने मास्टर के गाल को चूमा, मास्टर की नाक को हिलाया, मास्टर के कान को काटा और मास्टर के नितंबों को जोर से दबाया। मास्टर ने उसके साथ जो कुछ भी किया था उसका बदला लिया। ऐसा है कि उसका प्रतिशोध बहुत प्रबल है, इतना प्रबल कि वह भयावह है। दूसरे शब्दों में, यह बाहर है, अन्यथा मास्टर के कपड़े खराब हो जाएंगे। जी यिन के समय सोए हुए गुरु की आंखें आखिरकार कांप उठी। बाय लियान ने मास्टर के हाथों को छोड़ने का इशारा किया। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 855। लेकिन मास्टर की कार्रवाई उसकी कल्पना से कहीं अधिक तेज थी। छोटा मालिक लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन गलती से उसका दाहिना पैर रजाई पर पड़ गया। फिसलन। वह एक झटके के साथ पीछे की ओर गिर पड़ी और अफरा तफरी में वह बाय लियान की गर्दन से लिपट गई। तब प्लॉप, दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। बाय लियान एनलैन के पेट के निचले हिस्से पर बैठी हुई थी, उसके हाथ एनलैन के कानों के पास टिके हुए थे और रजाई अभी भी उन दोनों को कसकर ढके हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे छत के नीचे कुछ बुरा कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चारों आंखें एक दूसरे के सामने हैं। एनलैन ने हैरानी से पूछा, मैं कहाँ हूँ? बाय लियान का दिल 10 गुना तेजी से धड़कने लगा। यह शापित औरत बहुत प्यारी है। आह, मरो 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 मरो। सांसें तेज हो जाती हैं, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। बाय लियान को ऐसा लगता है जैसे वह भाप राजकुमारी बनने वाली है। अच्छा लड़का, इस समय सिस्टम कार्य भी समाप्त हो गया। पहला कार्य उसे पहले बुरी चीजों का ख्याल रखना है, जबकि मास्टर उलझन में है। ये ठीक नहीं है। वह बाय लियान है, बाय लियान नहीं। वह मास्टर को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती जो उसे पसंद नहीं है। बाय लियान तुरंत शांत हो गया। इस शांति के साथ उसे समस्या का पता चला। प्रतिष्ठित अमर स्वर्गीय पूज्य कैसे थके हुए हो सकते हैं और वे ये कैसे नहीं बता पा रहे हैं कि वे कहाँ हैं? मालिक, वह जल्दी से चिल्लाए। ठीक है। एनलैन ने बाय लियान को संदेह से देखा। उसने आश्चर्यजनक रूप से बाय लियान को उखाड़ फेंका नहीं। वास्तव में वह अब थक चुकी है। भले ही वह जॉकी के विद्रोही बाय लियान का विरोध करना चाहे, वह ऐसा नहीं कर सकती। ये दाव के पतन का परिणाम है और उसे सामान्य होने से पहले कुछ दिनों तक आराम करना होगा। व्यर्थ। एनलैन को देर से एहसास हुआ कि बाय लियान वापस आ गई है और उसकी आंखें चमक उठी। क्या बकवास है। फिर उसका मार्ग नष्ट हो गया और वह बहुत मूल्यवान था। लेकिन इस तरह की बात बाय लियान को पता नहीं चल सकती। कहीं ऐसा न हो कि वह फिर से अपना बट उठा दे। कितना बड़ा बट है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुरु को अपने शिष्यों के सामने राजसी दिखना चाहिए। बाय लियान ने पूछा, गुरुजी, क्या आपकी चोटें ठीक है? एनलैन ने ठंडी सांस ली। चोट? मेरी चोट कहां से आई? गद्दार, जल्दी करो। आह हाँ। बाय लियान तुरंत उठ खड़ा हुआ। उठने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। थोड़ी देर झिझकने के बाद एनलैन ने बाय लियान का हाथ पकड़ लिया और खड़ी हो गई। बाय लियान मुस्कुराया। केवल इस बार वह मास्टर को फिर कभी चोट नहीं पहुंचाने देगी। चांद पतला था और रेगिस्तान में तेज हवा चल रही थी। ये हवा रेत के मैदान से होकर, पूर्वी देव महाद्वीप से होकर, तारों भरे आकाश की ओर, परिलोक की ओर बही और अनंत धारा को उभार दिया। असंख्य क्लेश कुंड के पास अमर सम्राट वुवांग, जो अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था, ने अपना सिर उठाया। असीमित आपदा शुरू हो गई है। अध्याय 2। पिछले वर्षों में रेतीले क्षेत्र में सुबह सुबह चलने वाली हवा हमेशा थोड़ी गर्म होती है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नए संकट निकट थे। लेकिन आज स्थिति अलग है। आज सुबह रेतीले क्षेत्र में हवा आश्चर्यजनक रूप से ठंडी थी और सफेद हवा और बर्फ हजारों मील तक चाकू की तरह ठंडी होकर बह रही थी, जिससे लोगों को लग रहा था कि वे बेयुजो में किसी सम्मोहन में आ गए हैं। यद्यपि कल रात को आवाज बहुत जोरदार थी, फिर भी सभी लोग इस झटके से नहीं जागे। तब जब बाय लियान का धर्म शरीर तीसरी छोटी बहन और होनई को एक छोटी सी बस्ती में ले गया, तो एक दिलचस्प दृश्य सामने आया। गोल मिट्टी के घर में एक युवक जो अभी अभी उठा था, उसने अपनी बाहें कंधों पर रखी और कांपता हुआ खिड़की की ओर बढ़ा।
पहली चीज जो उसने देखी वह थी शंकु जैसी बर्फ की लकीरें। ठीक है। युवक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपनी आंखें जोर से पोंछीं, लेकिन बर्फ के टुकड़े अभी भी वहीं थे। वह केवल अन्यत्र ही देख सकता था। यह देखकर वह और भी उलझन में पड़ गया। बर्फ स्नोमैन, बर्फ स्नोमैन, बर्फ बर्फ। क्या मैं सपना देख रहा हूं या मर गया हूं? युवक ने उसके गाल पर जोर से चुटकी काटी। किसी ने उसे उत्तर नहीं बताया। उनके प्रति एकमात्र प्रतिक्रिया एक बर्फ का गोला था जो अचानक दूर से उड़कर आया। बोले। बर्फ का गोला मिट्टी की दीवार से टकराया और उसके बड़े बड़े टुकड़े उसके बालों पर गिरे और उसने जल्दी से अपना सिर ढक लिया। जैसे ही उसने अपना सिर झुकाया, बच्चों की जय जयकार सुबह की ठंडक को चीरती हुई सुनाई दी। ओह, बर्फ पड़ रही है, सचमुच बर्फ पड़ रही है। जल्दी वापस आओ, ज्यादा कपड़े पहन लो, सर्दी न लग जाए। चलो चलो, जल्दबाजी करना, जल्दबाजी करना। जाओ जाओ जाओ। युवक ने सिर उठाया, तो क्या हुआ अगर यह सपना था? उसने दरवाजा छोड़ने की भी जहमत नहीं उठाई, वह बस खिड़की से बाहर कूद गया और उसका पूरा शरीर तुरंत उस दुनिया में विलीन हो गया जहां बर्फ के कल्पित बौने नृत्य कर रहे थे। मैंने पहले भी ऐसे सपने देखे हैं। सु युवेई रुक गई। उसने बर्फ पर दौड़ रहे लोगों को देखा, उसकी आवाज भावनाओं से भरी थी। उसका अतीत अव्यवस्थित है, जो कभी भी शुद्ध सफेदी में सामने नहीं आया। बाय लियान ने तीसरी जूनियर बहन के प्रोफाइल को गंभीरता से देखा। वह छोटी और नाजुक नाक वैसी नहीं है जैसी दुनिया में होनी चाहिए। इस बारे में बात करते हुए, काले और लाल लबादे को उतारने के बाद तीसरी जूनियर बहन ने जो कपड़े पहने थे वे थोड़े कमजोर थे। तंग पेट उजागर हो जाता है, जिससे लोगों को जोर से मुठ मारने का मन करता है। सर्दी मत पकड़ लेना। बाय लियान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एक लबादा बनाया और उसे तीसरी जूनियर बहन को पहना दिया, और सोच समझकर उसके सिर पर एक टोपी पहना दी। अचानक आई गर्माहट से तीसरी जूनियर बहन स्तब्ध रह गई। जब वह पलटी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस अध्याय का अंत। TOC। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 856। ठीक है। सीनियर सिस्टर बाई के यहाँ रहने से उसे अब श्वेत स्वप्न देखने की आवश्यकता नहीं रही। मेरी भी चाह है। इस समय होंगी जो एक तरफ खड़ा था, सु युवेई को ईर्ष्या से देख रहा था। लेकिन कुछ नहीं। अगर वह पहल नहीं करेगी तो उसे तापमान का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। सच कहें तो उसे कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने अपना सिर नीचे किया तो उसके शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा लपेटा हुआ था। होंग यी ने जल्दी से अपना सिर उठाया और उसकी नजर बाय लियान की मुस्कुराहट पर पड़ी। शरद ऋतु का जल देवता है और जैड हड्डी है। हिबिकस चेहरे जैसा है और विलो भान जैसा है। रेड का दिल धड़क उठा। कोई वरीयता नहीं, एकता को बढ़ावा दे। यही वह सिद्धांत है जिसका पालन बाय लियान अब हर जूनियर बहन के साथ करती है। बेशक वह पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं है। खुद को विभाजित करते समय वह मास्टर के लिए एक अतिरिक्त हिस्सा छोड़ देगी, चाहे कुछ भी हो। चलो चलें, मास्टर अभी भी हमारे वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं, बाय लियान ने कहा। ठीक है। तीसरी जूनियर बहन और होंग यी ने एक के बाद एक सिर हिलाया। लबादे के आवरण के नीचे वे दोनों अब वास्तव में एक ही सांचे में तराशे गए हैं। 3 झंडियां आकाश में लहरा रही थीं। वे चुपचाप आए और चुपचाप चले गए, केवल खुशियां ही बर्फ पर तैरती रहीं और तेजी से पूरे रेत के मैदान की ओर फैल गईं। बाय लियान के धर्म शरीर के वापस लौटने की जल्दी का कारण यह नहीं था कि गुरु अधीर थे। वर्तमान माहौल सचमुच शर्मनाक है। जब से उसने उसे ऊपर खींचा है, मास्टर उसे अजीब निगाहों से घूर रहा है। घूरना, घूर कर देखो। बाय लियान की सुरक्षा को तोड़ने में केवल कुछ सांसें ही लगी। नहीं, वो सचमुच मर रही है। यदि यह इसी तरह चलता रहा तो वह निश्चित रूप से मास्टर पर हमला करने से खुद को नहीं रोक पाएगी। उसने जल्दी से अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया, लेकिन गुस्से में आन लैन उसे जाने देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जब उसने अपना सिर घुमाया तो आन लैन तुरंत छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए फिर से उसके सामने चली गई। वह केवल अपना सिर घुमा सकी, जिससे एन लैन और भी अधिक क्रोधित हो गई। सीधे मेरी तरफ देखो, गद्दार। ये गति वास्तव में तियानजुन नाम के योग्य है। उद्धरण चिन्ह। पाप। बाय लियान को लगा कि वह गिरने वाला है। गुरुजी, मुझे क्षमा करें, यदि ऐसा ही चलता रहा तो खूनी संघर्ष छिड़ जाएगा। हताश होकर उसके पास विदेशी सहायता चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। 3 छोटी बहनों और होनई तथा 2 प्रकाश बल्बों के साथ गुरु को सीधा खड़ा रहना ही पड़ता था, चाहे वह कितना भी महत्वहीन क्यों न हो।
बाय लियान के विचार अच्छे थे, लेकिन उसने अभी भी मास्टर के दिल में क्रोध और उसे सहन करने की अपनी क्षमता का गलत आकलन किया। मिशन के विकल्प सामने आ गए। कार्य 1, तुम क्या देखते हो, मैं तुम्हें अभी पीस दूंगा। पूरा होने पर इनाम, दाओ ज्ञानोदय पत्थर। कार्य 2, कौन किससे डरता है, मास्टर के साथ अंत तक लड़ो। पूरा करने पर इनाम, कड़ी मेहनत जोड़ 5। कार्य 3, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले माफी मांगे और फिर कहें, मास्टर मैं गलत था। पूरा होने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ 1। अच्छा लड़का। बाय लियान, जिसने कार्य पुरस्कार देखना समाप्त कर दिया था, ने उसे एक अच्छा आदमी कहा। मिशन 1 का इनाम वास्तव में दाओ ज्ञानोदय पत्थर है। आपको पता होना चाहिए कि यह अर्थ सम्राट राजधानी द्वारा प्रतिष्ठित एक बुत है। यदि उसके 500 मिलियन भी एक साथ रख दिए जाएं, तो भी वे मास्टर के घर्षण का सामना नहीं कर पाएंगे, है ना? डरा हुआ। उसकी नजर 2 और 3 के बीच भटकती रही और अंत में उसने बहुत सुरक्षित तरीके से 3 को चुना। मालिक के सामने तुम्हें अपनी कोई भी गलती नहीं बतानी चाहिए, अन्यथा मालिक सीधे आक्रमण करने का सही अवसर ढूंढ लेगा। अपने स्तर पर वह इसका समर्थन कैसे कर सकती है? गुरुजी, मैं गलत था। बाय लियान ने निर्णायक रूप से अपना सिर नीचे किया और अपने होठों को काटा। उसकी आंखों में पानी स्वाभाविक रूप से दिखाई दिया। वह इस प्रकार की हरकतें ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन वह बहुत कुशल थी, यहां तक कि अगर वह उसके करीब भी जाती तो भी उसे कोई खामी नजर नहीं आती थी। फक फक करना। एनलेन ने अचानक ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें अभी भी पता है कि तुम गलत हो। ऐसा कहते ही उसके दिल का गुस्सा अचानक आधे से भी कम हो गया। उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह परेशान कर रही थी। वह क्योंगमिंग पीक पर पहली सीट है और वह राजसी मास्टर एन है, लेकिन एक मास्टर के रूप में वह अपने बड़े प्रशिक्षु द्वारा सवार थी। बहुत अधिक। ये पिछली मुठभेड़ों की तुलना में बहुत अधिक है। यद्यपि यह स्थान जंगल में है, फिर भी बाहरी लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। यदि बाहरी लोगों ने ये सब देख लिया तो वह अपना मुंह कहाँ रखेगी? क्या ये क्योंगमिंग पीक पर पहला एनलेन है? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसा ना करें। भले ही इसे कोई न देखे। प्रशिक्षु को अपने गुरु के मुंह में उंगली डालने की अनुमति नहीं है, बल्कि ऐसा कोई भी व्यवहार वर्जित है जिससे गुरु को ठेस पहुंचे। ऊपर मालिक, यही नियम है, यही अंतिम वचन है। दोनों चुप हो गए। काफी उचित। बाय लियान ने मन ही मन राहत की सांस ली, कम से कम मालिक अब उसे घूरकर नहीं देख रहा था। लेकिन इस समय वह शांत होने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर मास्टर ने उसे पंक्चर कर दिया तो वह खत्म हो जाएगी। कुछ ही समय बाद पश्चिमी आकाश में एक सफेद रोशनी चमक उठी और उसके धर्म शरीर ने अंततः तीसरी जूनियर बहन और होनई को वापस ला दिया। यह मुलाकात स्वाभाविक रूप से एक अभिवादन है। सु यूवेई को वह घटना याद आ गई जब वह जाते समय अपने मालिक के सिर को छू रही थी। वह बिना कुछ कहे, एक बच्चे की तरह व्यवहार करने के लिए दौड़ी और मालिक से केवल क्षमा करने और उसे न पीटने की विनती की। एनलेन के विचार पूरी तरह से बाय लियान पर थे, और हाओशेंग द्वारा उसे कुछ शब्द कहने के बाद उसने बात करना बंद कर दिया। केवल होनई उसके पास खड़ी थी। उसने एनलेन को देखा, फिर बाय लियान को, और अंत में उसकी नजर बाय लियान की आंखों पर टिक गई। वह पानी की रोशनी हमेशा थोड़ा परिचित सा महसूस होता है। सही, ये वही अभिव्यक्ति रही होगी जब उसने सीनियर सिस्टर बाय को अपनी स्वयं की खामियों पर हमला करने के लिए प्रेरित करने की पहल की थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। होनई अचंभित रह गई, और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी नजर एनलेन पर हटाई। उस समय के दौरान जब वह और सु यूवेई दूर थे, क्या सीनियर सिस्टर बाई ने मास्टर के साथ गहन बातचीत की थी? असंभव असंभव। होंग यी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। सीनियर सिस्टर बाय अपने शिक्षक का सम्मान करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सीनियर सिस्टर बाय अपने शिक्षक के खिलाफ काम करेगी। जहां तक मालिक का सवाल है, तो यह और भी असंभव है। वह यह मान लेगी कि मालिक को खरबूजे के खेत में खरबूजे से परेशानी होगी, बजाय इसके कि वह यह मान ले कि मालिक के मन में सीनियर सिस्टर बाई के साथ खेलने का विचार है। मेरे मन में ऐसे विचार आने के लिए सु यूवेई का दोष होना चाहिए, क्योंकि उसने अभी अभी मेरे सिर पर वार किया। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 857। एक लंबे समय बाय लियान ने कहा, चलो जूनियर सिस्टर लू को ढूंढते हैं। कोई भी असहमत नहीं है। वे सेबू शहर तक चले गए, और अंततः लू परिवार के पुराने घर में जूनियर सिस्टर लू को ढूंढ निकाला। जूनियर सिस्टर लू ने खाली लकड़ी के बिस्तर को सहलाया। वह अभी भी अतीत को याद कर रही थी, लेकिन
उसकी आंखें अब निराशा से नहीं, बल्कि थोड़ी गर्मजोशी से भरी हुई थी। जूनियर बहन लू, बाय लियान ने दरवाजा खटखटाया। लू वॉन्टोग का शरीर तुरंत अकड़ गया, मानो किसी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी हो। वह डरी हुई थी, उसने धीरे धीरे इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि उसका परिवार मर चुका है, लेकिन वह सीनियर सिस्टर बाय का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। वह खिड़की से कूदकर भागना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई, वह फिर से बैठ गई। ये बेकार है। अपनी ताकत के बावजूद वह सीनियर सिस्टर बाय की मुट्ठी से कैसे बच सकती थी? जूनियर सिस्टर लू, मैं अंदर आ रहा हूँ। बाय लियान ने दरवाजा खोला और अकेले ही अंदर घुस गई। ये कमरा बड़ा नहीं है, अगर 4 लोग अंदर घुस आए तो निश्चित रूप से जूनियर सिस्टर लू पर बहुत दबाव पड़ेगा। और उसने बहुत लंबे समय तक रुकने की योजना नहीं बनाई थी। खुशी जूनियर सिस्टर लू की थी, वह सिर्फ एक राहगीर थी जो खुशखबरी सुनाने आई थी। वरिष्ठ बहन बाय लू वॉन्टोग ने अपना सिर नीचे कर लिया और बाय लियान की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाय लियान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने सीधे हेक्साहेड्रोन जूनियर सिस्टर लू को सौंप दिया। ये वह छोटी सी दुनिया है जो दाओ जिंगयुआन ने मुझे सौंपी थी। तुम्हारा परिवार अब यहाँ है। लू वॉन्टोग ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बाय लियान ने कहा, जूनियर बहन लू, कृपया ठीक से मिलें, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने छोटी सी दुनिया जूनियर सिस्टर लू के हाथों में थमा दी। वरिष्ठ बहन बाय लू वॉन्टोग चिल्लाया। बाय लियान मुस्कुराई, वो मुड़ी और जूनियर सिस्टर लू के कमरे से पीछे हट गई। उसे लगा कि जूनियर सिस्टर लू शायद अमर द्वार पर वापस नहीं आएगी, लेकिन वह उसे मना नहीं सकी, क्योंकि जूनियर सिस्टर लू को ही यह तय करना था कि रास्ता किधर जाता है। और अब उसे मास्टर और जूनियर बहन को महान मिंग राजा बलिदान का अनुभव कराने के लिए ले जाना है। यह अफसोस की बात है कि बाय लियान की योजना आधिकारिक रूप से लागू होने से पहले ही खत्म हो गई। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, एन लेन ने ठंडे चेहरे से कहा, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो बस इसे देखें। मैं पहले खियोगमिंग पीक पर वापस जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मास्टर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए बाय लियान की स्वाभाविक रूप से कोई रुचि नहीं थी। तो फिर चलो घर चलें। घर जाना है, खियोगमिंग चोटी पर नहीं। उस दिन दोपहर के समय कुछ रेतीली विशेषताएं खरीदने के बाद बाय लियान बादलों का पीछा करने वाली नाव में सवार होकर डुक्सियन गेट पर लौट आया। उसका शरीर अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, लेकिन उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद उसकी साधना अपने चरम पर पहुंच गई है, इसलिए इस बार वह वापसी के रास्ते पर बहुत तेजी से चली। उनके पहुंचने से पहले जुई युनझो डुक्सियनमेन के पर्वतीय रक्षक दल में शामिल हो गया। बाय लियान की गति काफी तेज है, लेकिन चाहे वह कितनी भी तेज क्यों न हो, वह समाचार प्रसारण की गति से मेल नहीं खा सकती। शाम को रेत के मैदान में उसकी करतूतें टोंगयान के मुंह के माध्यम से पूरे डुक्सियनमेन में फैल गईं। बड़ी बहन बाय देवताओं से उतरी है, 1 दर्जन में अनगिनत होते हैं। क्या आप समझते हैं कि अरबों में परिवर्तित होने का क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा होगा यदि हर कोई एक वरिष्ठ बहन बाय को साझा कर सके। तुम बकवास सोच रहे हो। वरिष्ठ बहन बाय, वरिष्ठ बहन बाय, वरिष्ठ बहन बाय। नीचे से आए आवाज से बाय लियान डर गई और उसने जल्दी से मंत्र का इस्तेमाल करके चेसिंग युनझो को छुपा दिया। इस समय डिक्सियनमेन नए साल की तरह जीवंत है, और अगर वह सावधान नहीं रही तो वह गर्मी की लहर में बह जाएगी। वह शायद लोगों से घिरी रहना नहीं चाहती। 10 से अधिक सांसों के बाद बादलों का पीछा करती नाव सुरक्षित रूप से क्योंगमिंग चोटी के शीर्ष पर पहुंच गई। हल्की सी गर्जना ने तुरंत ही कई छोटी बहनों का ध्यान आकर्षित किया जो ठंडे तालाब में साधना कर रही थी। बड़ी बहन, दूसरी छोटी बहन सबसे आगे दौड़ रही थी। नीले काले बाल हवा के साथ नाच रहे थे, सामान्य से थोड़ा कम स्थिर। बाय लियान मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसने विशेष उत्पाद निकाले और उन्हें एक एक करके कई जूनियर बहनों को वितरित किया, जिनमें से टूटू का हिस्सा स्वाभाविक रूप से गायब नहीं था। एन लैन ने अलविदा कहा और अकेले ही गुफा में वापस चली गई। बाय लियान उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन वह छोटी बहनों से घिरी हुई थी, इसलिए वह केवल अस्थायी रूप से ही हार मान सकती थी। वह छोटी बहनों को वापस अपने कमरे में ले गई। क्योंकि वह अभी अभी बाहर से लौटी थी, इसलिए आज शाम का व्याख्यान रद्द कर दिया गया और इसके बजाय उसने रेतीले क्षेत्र में अपने अनुभव के बारे में बात की। उसने सिर्फ मुख्य बिंदु चुने। इस तरह के विवरण के बारे में बात करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि मास्टर ने उसे काटा, उसने भी काटा, और अंततः गलती से मास्टर के ऊपर सवार हो गई। थर्ड जूनियर सिस्टर और होनई के बीच झगड़े जैसी बातों का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी स्कर्ट उतारो और मैं तुम्हारा जी उखाऊंगी।
दूसरी जूनियर बहन और अन्य लोगों की आंखें चमक उठी जब उन्होंने ये सुना, खासकर जब ये लाखों बाय लियान द्वारा ली हेंचौ को पीटने की बात थी। दूसरी जूनियर बहन ने उत्साह से अपनी जांघों को थपथपाया, उसकी बैंगनी आंखें चमक से बह रही थीं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति सीनियर सिस्टर बाई की संख्या को करोड़ों में गिन सकता है? महान समय बीतने के साथ इस कहानी बैठक का नायक अंततः सु युवेई बन गया। उसने विजयी भाव से अपने स्वामी की रक्षा करने के अपने गौरवशाली रिकॉर्ड के बारे में बात की, और उन दोनों ने एक ही तलवार से जिएफा दाओ के सभी खलनायकों को खत्म कर दिया। अतीत में चौथी वरिष्ठ बहन और टूटू उसके सिर के ऊपर दबाव डालते रहते थे, और दूसरी वरिष्ठ बहन की मूर्खता समय समय पर उसे घृणा करने के लिए बाहर निकलती थी। लेकिन समय बदल गया है। वह क्योंगमिंग पीक में पहली जूनियर बहन है जो सीनियर सिस्टर बाई की मदद कर सकती है। इससे ईर्ष्या करो, इससे ईर्ष्या करो, इसे फोड़ दो। हा हा हा। सु यू इतनी मुस्कुराई कि उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। धत्तेरी की। जियो जिनसे ने अपनी मुठियां भींच ली। वह चाहती थी कि वह कूदकर सु युवेई को गले लगा ले, लेकिन उसे डर था कि वह मारी जाएगी, इसलिए उसे पहले इसे सहना पड़ा। आत्मसंतुष्ट मत हो, बोने। हेडोंग में 30 साल और हेक्सी में 30 साल, मैं देर सवेर तुमसे आगे निकल जाऊंगा। लिन जी सबसे अधिक उत्साहित थी, उसने सीधे सु युवेई का हाथ पकड़ लिया। तीसरी वरिष्ठ बहन, आप अचानक इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? मैं हथौड़ा जानता हूं। सु युवेई ने चुपके से शिकायत की। उसने गहरी भावना होने का नाटक किया और कहा, आप केवल इसे समझ सकते हैं, लेकिन आप इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। लिन जी ने सु युवेई को संदेह से देखा। सु युवेई ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने ये सब न देखा हो। प्यारा बनना बेकार है, मैं बहुत ठंडा हूं, मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन ध्यान से सोचने पर ऐसा लगता है कि इसका श्रेय वान पॉइजन पल को जाता है। जब वह और होंग ही बेहोश होने वाले थे, तो वान पॉइजन पल रोशनी से चमक उठी। उस रोशनी के जरिए वह और होंग ही कुछ देर के लिए एक साथ मिल गए, और फिर उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। वे अजीबोगरीब तस्वीरें ताकत में बदल गईं और उसके शरीर में विलीन हो गईं। उस समय उसे ऐसा लग रहा था कि यदि कोई अमर मानव भी उसके सामने खड़ा हो तो वह उसे एक ही तलवार से बुरी तरह घायल कर सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने 2 से ज्यादा जिंदगियां जी ली हो? सु युवेई ने भौहें चढ़ा दी। वह ज्यादा देर तक सोचती नहीं रही, क्योंकि पांचवी जूनियर बहन अभी भी अनिच्छा से अपना हाथ हिला रही थी। परेशानी मत करो, किनारे जाओ और नाश्ता खाओ। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 858। बोलते बोलते उसने पांचवी जूनियर बहन के मुंह में पेस्ट्री का एक टुकड़ा ठूंस दिया। पांचवी छोटी बहन का मुंह भाप से पके भरवा रोटी की तरह फूला हुआ है। मैं अब बच्चा नहीं हूं। पार्टी सुबह तक जारी रही। एक एक करके छोटी बहनों को कमरे में वापस भेजने के बाद बाय लियान फिर से गुरु की गुफा में गई, ताइन स्टेक और 10,000 क्लेश मन प्रशिक्षण विधि को गुरु को सौंप दिया, और फिर सोने के लिए कमरे में वापस चली गई। अगले कुछ दिनों में वह पूरी तरह से अपने शांतिपूर्ण दैनिक जीवन में लौट आई। दिन में वह इधर उधर घूमती रहती, लिखती, चित्र बनाती और रास्ते में फूलों को पानी देती रहती। शाम को उसने सभी जूनियर्स को इकट्ठा किया और रात में पढ़ाना जारी रखा। कक्षा की सामग्री बहुत सरल है, बस जियो। देखें, पांचवी कनिष्ठ बहन को छोड़कर, जो अभी भी छोटी है, अन्य कनिष्ठ बहनों के साधना आधार उस स्तर तक पहुंच चुके हैं जिसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस समय जियो देखना बहुत उपयोगी है। बाय लियान को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जूनियर सिस्टर टोंग, जो यहाँ कक्षा के लिए आती थी, कुछ दिनों से नहीं आई है। ये बहुत अनुचित है। छोटी बहन टोंग हमेशा अपने पैरों के बारे में सोचती रहती है, उसे एक ही निवाला खाने की इच्छा होती है। अब जब मौका उसके सामने है तो वह इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती है? बाय लियान, जो चिंतित थी, ने किंग्यू पीक की एक विशेष यात्रा की। पहाड़ की रखवाली कर रहे शिष्य ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, वरिष्ठ बहन टोन कुछ दिन पहले बाहर गई थी और उन्होंने कहा था कि वह रेतीले क्षेत्र का दौरा करने जा रही हैं, और वह जल्द ही वापस आ जाएंगी। रेत का मैदान। बाय लियान को तुरंत जूनियर सिस्टर लू का ख्याल आया। उसने कुछ बातें स्पष्ट रूप से समझी, और हम जूनियर सिस्टर टोन के वापस आने और सब कुछ के बारे में बात करने का इंतजार करेंगे। रेत के मैदान से लौटने के बाद 10वीं रात को बाय लियान के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति ने प्रवेश द्वार को तोड़ दिया, और एक ही झटके में उसकी साधना को समलन के शिखर तक पहुंचा दिया। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ पारलौकिक संकट काल में एक साधारण अमर साधक से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसका उत्साह ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि नए सिस्टम कार्य फिर से सामने आ गए।
कार्य 1, हवा की तबाही को पार करना और एक ही झटके में तबाही को पार करने की अवधि को तोड़ना, पूरा होने पर इनाम, द लुओ तलवार भ्रूण। कार्य 2, अभ्यास स्थगित करें, पूरा होने पर पुरस्कार, एकाग्रता जोड़ 1। ये कार्य ठंडे पानी के बर्तन की तरह है जो बाय लियान के दिल की खुशी को तुरंत बुझा देता है। ऐसा कैसे? वह अविश्वास से मिशन 1 को देखती रही। बड़ी तलवार भ्रूण, यही तलवार सम्राट के जीवन का सार निहित है। अगर वह इसे पूरी तरह से आत्मसात कर लेती है तो उसके अमर सम्राट के रूप में प्रमाणित होने की बहुत संभावना होगी। इस इनाम का मतलब यह है कि अगर वह इस कार्य को करने की हिम्मत करती है तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं होगी। यह तो एक विपत्ति से गुजर रहा है, इसमें कोई गतिरोध कैसे हो सकता है? बाय लियान समझ नहीं सका। यदि यह स्थिति नहीं बदलती तो क्या वह क्लेश पारलौकिकता चरण को पार करके अमर क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएगी? अगर वह परिलोक नहीं जा सकती तो मास्टर को बचाने के लिए वह क्या करेगी? बाय लियान इतना चिंतित था कि उसे बहुत पसीना आ रहा था। वह नहीं जानती थी कि यह किसकी समस्या थी। क्या इसका कारण यह है कि वह मास्टर के साथ उलझी हुई है, या उसके साथ कुछ गड़बड़ है? किसी ने उसे उत्तर नहीं बताया। वह केवल अकेली ही उदास हो सकती थी, लेकिन उसका ध्यान तुरंत ही अन्य चीजों की ओर आकर्षित हो जाता था। खरगोश बीमार है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लगता है गंभीर दिल का दौरा पड़ा है। हालांकि टूटू हर दिन समय पर शाम की कक्षाओं में जाती है, लेकिन हर बार वह बिना कुछ बोले खिड़की पर लेट जाती है, मानो बाय लियान के पैरों में अब खुशबू नहीं रही। बाय लियान निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकती थी। एक और शाम की कक्षा के बाद वह सीधे खिड़की के पास गई और टूटू को गले लगा लिया। चलो अच्छी बातचीत करते हैं। अध्याय 3, एन लेन इनटू माय हार्ट। ये निश्चित रूप से अच्छा अनुभव नहीं है। यदि आप खरगोश को पीटकर बांधकर आग पर भूनने के लिए लटका दें, तब भी वह भावुक स्वर में चिल्लाएगी। चहचहाहट, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बाय लियान, जो अभी अभी खिड़की से बाहर मुड़ी थी, वहीं रुक गई। क्या गलत? उसने टूटू की ओर देखा और खेल खेल में उस टूटू को हिलाया जिस पर हाल ही में बहुत अधिक मांस बढ़ गया था, जिससे टूटू उसकी छाती से जोर से रगड़ खाने लगा। इस घिसटने के बाद खरगोश और भी जोर से भौंकने लगा। चहचहाहट। बाय लियान ने तुरंत टूटू को नीचे उतारा। वह थोड़ा नियंत्रण से बाहर हो गई थी। क्या यह हो सकता है कि खरगोश की बीमारी हृदय रोग नहीं, बल्कि कोई शारीरिक समस्या है? लेकिन ये सही नहीं है। इससे पहले उसने इस तथ्य का फायदा उठाया कि टूटू ध्यान नहीं दे रहा था और उसने टूटू के शरीर पर कई बार वार किए। निरीक्षण की गंभीरता पूरी तरह से विस्तृत मूल्यांकन के योग्य है। बाय लियान गर्व से कह सकती है कि टूटू की अपने शरीर के बारे में समझ भी उसकी तरह व्यापक नहीं है। क्या बन्नी को पता है कि उसके शरीर में कितने संवेदनशील स्थान है? वह नहीं जानती है। क्या खरगोशों को पता है कि उनकी पूंछ पर कितने बाल हैं? वह नहीं जानती है। क्या खरगोश को पता है कि उसके पेट में कितनी बड़ी चीजें समा सकती है? वह नहीं जानती है। लेकिन बाय लियान को यह सब पता था, इसलिए उसे यकीन था कि टूटू के शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। आखिरकार मैंने मास्टर को पहले भी देखा है। यहां तक कि गुरु भी कोई असामान्यता नहीं देख सके, तो ऐसा होना चाहिए कि वास्तव में कोई असामान्यता नहीं है। बाय लियान टूटू के सामने बैठ गई। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अब यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं और कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। इस समय बन्नी अपने कानों से उसकी पीठ सहला रहा है। जैसे ही बाय लियान ने ये कहा, उसने तुरंत प्रदर्शन किया। उसके दोनों कान अचानक खड़े हो गए। पहली नजर में ये दो कठोर लंबी तलवारों की तरह लग रहा था, लेकिन दोनों तलवारें बाय लियान के सामने धड़क रही थीं और थोड़ी देर के लिए लोहे पर हथौड़ा मारने की आवाज सुनी जा सकती थी। बाय लियान ने शून्य भाव से देखा। क्या तुम मेरे साथ तलवारबाजी करना चाहते हो? कैसा विशेष शौक है? नहीं नहीं नहीं। बन्नी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। ऐसी सौम्य और सदाचारी महिला तलवारबाजी को एक कठिन खेल के रूप में कैसे पसंद कर सकती है? वह केवल बाय लियान के साथ कैंची युद्ध खेलना पसंद करती है। टूटू ने अपने अगले पंजे से बाय लियान की छाती की ओर इशारा किया और फिर अपनी पीठ की ओर इशारा किया। जैसे ही उसने अपनी ओर इशारा किया, उसके दोनों कान आपस में कसकर लिपट गए, एक दूसरे को दबाने और रगड़ने लगे, और चिंगारियां भी निकलने लगी। जो लोग नहीं जानते थे, उन्हें लगा कि ये दो तलवारबाज तलवारें लड़ा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इस समय टूटू के पैर रुके नहीं थे। उसने जमीन पर एक पंक्ति लिख दी। खून निकलने वाला है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को तुरंत समझ आ गया। सहलेखक, क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरी छाती और आपकी पीठ दो स्टील प्लेटों की तरह हैं जो एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं?
इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 859। यह मुश्किल है। बाय लियान की मुट्ठी टूटू के कानों जितनी सख्त है। अच्छा लड़का। इस बकवास ने तो विस्मयादिबोधक चिन्ह भी खींच दिया। ये बहुत दर्दनाक होगा। बाय लियान ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे टूटू के दोनों कान पकड़ लिए। कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक। नो। हे। उसकी मुस्कान फीकी थी और उसके शरीर से एक भयावह आभा स्वाभाविक रूप से निकल रही थी। उठी हुई टूटू कांप उठी। उसे उस रात जियोजिन से और सू यूवेई द्वारा हावी होने का डर याद आ गया। बाय लियान ने टूटू को जोर से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, एक मोटे सिर और बड़े कान वाले खरगोश, मेरे दुश्मन बनने की हिम्मत करोगे। क्या तुम भूल गए हो कि जब मेरी माँ के स्तन बड़े थे, तब क्या तुम लहरों के साथ हिलते हुए मेरी माँ के स्तनों पर बैठकर खुश होते थे? इससे मैं सचमुच नाराज हो गया। बाय लियान तुरंत इस जले हुए टूटू को क्योंगमिंग चोटी से नीचे फेंकना चाहता था, लेकिन उन्होंने तुरंत ही ऐसे विचारों को खारिज कर दिया। यह अच्छा नहीं है। वह इतनी हिंसक व्यक्ति नहीं है, तथा मितव्ययिता ही उसकी स्थायी शैली है। खरगोशों को 1000 दिनों तक पाला जा सकता है, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। बाय लियान ने अपनी छाती से एक स्टील प्लेट जैसा बड़ा बर्तन निकाला। क्योंकि वह समय समय पर अपनी छोटी बहनों के लिए खाना बनाती थी, वह अपने साथ बहुत सारे मसाले भी रखती थी। चाहे वह भाप में पकाया गया हो, ग्रिल्ड हो या तला हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिरप चिरप। बन्नी ने तुरंत संघर्ष किया। उसका शरीर आगे पीछे तेजी से झूलने लगा और अंततः एक प्रोपेलर की तरह बाय लियान के हाथ के चारों ओर घूम गया। लेकिन उसकी ताकत की तुलना बाय लियान से कैसे की जा सकती है, जिसके पास कड़ी मेहनत के 680 अंक है। मास्टर खरगोश, समय बदल गया है। मैं अब वह कमजोर मुर्गी नहीं रही जो अपनी बहादुरी से आपको डराने की जरूरत महसूस करूं। यह देखकर कि वह विरोध नहीं कर सकता, टूटू ने बाय लियान की जांघ को गले लगा लिया। उसके पैर छोटे हैं, लेकिन इस समय वे एक शिकंजा से भी अधिक स्थिर हैं। चिरप, मैं गलत था। टूटू ने अपना सिर उठाया और बाय लियान को दयनीय दृष्टि से देखा। उसकी हल्की नीली आंखें पानी से भर जाने के बाद नीलम की तरह लग रही थी। हुफ। बाय लियान ने ठंडी सांस ली। क्या आप अब भी जानते हैं कि आप गलत हैं? उसके दिल में मौजूद ज्यादातर नाराजगी तुरंत गायब हो गई। आखिरकार वह यहां समस्याएं सुलझाने के लिए है, समस्याएं पैदा करने के लिए नहीं। लेकिन वह टूटू को आसानी से जाने नहीं देना चाहती। क्या तुमने मुझे स्टील प्लेट होने के लिए मजाक नहीं उड़ाया था? अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सहिष्णुता महानता है किसे कहते हैं। बेशक आप केवल देख सकते हैं, छूना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। इस समय बाय लियान की छाती नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से फूल गई और तब तक नहीं रुकी जब तक कि वह पहले जैसी नहीं हो गई। यह परिवर्तन की कला नहीं, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स का जादू है। अब बाय लियान अपने आप को जब तक चाहे किसी भी आकार में चपटा और गोल कर सकती है। घन लोग, पिक्सेल लोग, टेंटेकल राक्षस सभी ठीक है। बात बस इतनी है कि उसने हमेशा अपने शरीर पर चाकू का इस्तेमाल करने का विरोध किया है। उसे डर है कि अगर वह बदल गई, तो वह अपना मूल रूप भूल जाएगी। क्या यह अच्छा नहीं है कि प्रकृति को अपना काम करने दिया जाए? वह अन्य चीजों में बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन उसकी उपस्थिति निश्चित रूप से जियानजी के मूल्यांकन की हकदार है। वह इसे देखकर खुद के साथ बुरा व्यवहार करना चाहती है। इस बार हालात थोड़े अलग थे। बाय लियान ने अपने द्वारा निर्धारित नियमों को नहीं तोड़ा, क्योंकि उसके स्तन हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, और अब वह जो कर रही है वह बस वही वापस लेना है जो उसने एक बार अपने हाथों से खो दिया था। यह सचमुच समझ में आता है। हॉक। टूटू की आंखों में बहता पानी जम गया। यह संभवतः लालसा से भरा था, लेकिन बाय लियान ने मन बना लिया था कि वह उसे वह नहीं मिलने देगी जो वह चाहती है। इसलिए उसने टूटू को नीचे उतारा, अपनी दोनों बाहें पार की और सीधे मुद्दे पर आ गई। मैंने देखा है कि आप हाल ही में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या आप किसी परेशानी में हैं? टूटू अपना ध्यान बाय लियान की छाती से हटा सकता था। हॉक। उसके कान लहराते हुए खरपतवारों की तरह हिल रहे थे। यह एक लंबी कहानी है। टूटू ने बस अपनी चेतना को मुक्त कर दिया और बाय लियान को अपनी चेतना के सागर में प्रवेश करने तथा उसका अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया। बाय लियान ने तुरंत सहमति दे दी। यद्यपि कभी कभी मतभेद होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर उसके और टूटू के बीच का रिश्ता किसी वृद्ध विवाहित जोड़े से कम नहीं है। क्या ये सिर्फ चेतना के सागर में बैठना नहीं है? ये कुछ नहीं है।
वह आसानी से अंदर घुस गई और उस गर्मजोशी भरे पैकेज में उसे अंततः पता चल गया कि टूटू की उदासी कहां से आई थी। ईर्ष्या, द्वेष, आत्मदोष, चिंता, इन सभी भावनाओं का स्रोत तीसरी जूनियर बहन से आता है। रेतीले क्षेत्र से लौटने वाली रात को तीसरी जूनियर बहन ने गर्व के साथ अन्य जूनियर बहनों को अपनी शानदार उपलब्धियों के बारे में बताया। मूर्ख पांचवी कनिष्ठ बहन और शांत चौथी कनिष्ठ बहन को छोड़कर यहां तक कि होंग ये भी कम चिढ़ नहीं रही थी। टूटू की तो बात ही छोड़िए। अरे क्यों? टूटू को संदेह होने लगा कि टूटू जीवित है। जब वह पहली बार क्योंगमिंग पीक में शामिल हुई तो क्योंगमिंग पीक में केवल एनलैन अकेली थी। एनलैन की अंधी तुलना के तहत क्योंगमिंग पीक में लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ गई। उत्साह तो बहुत है, लेकिन उसे और अधिक मार भी पड़ रही है। पिछले 3 सालों में वह जिंदन के शिखर से नवजात आत्मा के शिखर तक पहुंच गई है। ये गति धीमी नहीं है, लेकिन क्योंगमिंग पीक में यह है। मुझे खेद है, मैं सबको शर्मिंदा कर रहा हूं। मैं विकृत बाय लियान का उल्लेख नहीं करूंगा। 3 वर्षों में जियो जिनसे और सू युवेई ने एक के बाद एक स्वर्गीय जिंदन चरण को तोड़ दिया, और यू यंग ने भी एक झटके में नवजात आत्मा चरण को तोड़ दिया, और किसी भी समय उसके साथ पकड़ सकता है। क्या इससे लोग जीवित रहते हैं? इससे टूटू का हृदय अत्यंत संवेदनशील हो गया। उसे डर था कि एक दिन वह जागेगी और पाएगी कि लिन यू पहले ही उसे पीछे छोड़ चुका है। लेकिन वह इस दिन का इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि वह उस खबर का इंतजार कर रही थी जिससे उसे और भी असहज महसूस हो। सू युवेई पहले से ही बाय लियान की मदद कर सकती है। उसकी पूरी ताकत फूटने के साथ, यहां तक कि एक अमर भी उसकी तलवार के वार को रोक नहीं सकता। टूटू को अचानक ये समाचार सुनने पर चक्कर आने लगा और वह लगभग खिड़की से गिर गया। वह सू युवेई के शरीर में जीवन शक्ति से भरी शक्ति को महसूस कर सकती थी, और उस शक्ति के पोषण के तहत सू युवेई की साधना तेजी से बढ़ रही थी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब सू युवेई उसकी सवारी करेगी। नहीं नहीं नहीं, वह केवल ये स्वीकार करती है कि बाय लियान उससे ऊपर है। इस समय खरगोश का दिल लालसा से भरा हुआ है। सू युवेई की तरह वह भी यही चाहती है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 860। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ, मैं बाय लियान की मदद करना चाहता हूँ, मैं एक आकार में बदलना चाहता हूँ और बाय लियान की छाती को रगड़ना चाहता हूँ, और मैं बाय लियान के साथ पढ़ी गई बाय लियान पुस्तक में लिखे अच्छे काम करना चाहता हूँ। यह अफसोस की बात है कि दृढ़ इच्छाशक्ति को वास्तविकता में नहीं बदला जा सकता। टूटू ने चाहे कितनी भी कोशिश कर ली हो, फिर भी वह परिवर्तन के चरण की दहलीज को नहीं छू सकी, मानो परिवर्तन के चरण को पार करने का उसका रास्ता शुरू से ही बंद कर दिया गया हो। इस स्थिति का सामना करते हुए टूटू के लिए खुद को असहाय महसूस न करना कठिन है। तो यह है बाय लियान। टूटू चेतना सागर से बाहर आ गई। वह नीचे बैठ गई और दुखी टूटू की पीठ को सहलाया। उसे यह बात बहुत पहले ही पता चल गई थी, और मास्टर से मदद मांगने के बाद भी कोई फायदा न होने पर उसने टूटू के लिए विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाली युहुआपिल की एक बोतल खरीदी। अफसोस की बात है कि अमृत की बोतल खत्म हो जाने पर भी टूटू की साधना में कोई सुधार नहीं हुआ। आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि एक सामान्य नवजात आत्मा शिखर अमर साधक द्वारा एक युहुआ गोली खाना यिन्हुओ संकट को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त है। बाय लियान ने भविष्य के दर्पण के बारे में सोचा, जिसने कुछ दिन पहले महान योगदान दिया था। आप मेरे साथ आओ। उसने टूटू के कान पकड़े। एक व्यक्ति और एक खरगोश तुरंत कमरे में वापस आए। बाय लियान ने भविष्य के दर्पण को पलट दिया और टूटू के कान उस पर दबा दिए। यदि आप इसे नहीं दबाते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप इसे दबाएंगे तो भविष्य का दर्पण टूट जाएगा। उद्धरण चिन्ह गण। बाय लियान ने गुस्से से उसे उलट दिया और भविष्य का दर्पण कई बार हवा में उछला और फिर धमाके के साथ ड्रेसिंग टेबल पर गिर गया। निश्चित रूप से मैं अभी भी इस टूटे हुए दर्पण की उम्मीद नहीं कर सकता। इस तरह से सोचते हुए बाय लियान को अधिक से अधिक यह महसूस हुआ कि चांदली जी एक बुरे और बदकिस्मत व्यक्ति थे, जिनके साथ इस अप्रभावी दर्पण द्वारा खेला जा रहा था। मैं इस बारे में फिर सोचूंगा। हो, टूटू ने सिर हिलाया। वह अपनी निराशा को छिपा नहीं सकी, लेकिन निराशा के अलावा उसके दिल में गर्मजोशी की एक झलक थी। बाय लियान अभी भी उसे पसंद करती है। हाँ। बाय लियान और टूटू अलग हो गए क्योंकि उसके दिल में कुछ था। वह सो नहीं गई, बल्कि सीधे गुरु की गुफा में चली गई। इन दिनों मालिक गुफा में सिमट कर रह गया है और बाहर नहीं आ सकता। वह पूरी तरह से एक घरेलू लड़की में तब्दील हो गया है। अंदर आए। गुफा के बाहर बाय लियान, जिसे एनलैन की स्वीकृति मिल गई थी, तुरंत अंदर घुस गया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसने कुछ असामान्य चीज देखी।
गुरु की गुफा में पहले हमेशा बहुत नमी रहती थी, लेकिन सरनी जोड़ने के बाद ये केवल गर्म हो गई, और आर्द्रता कभी भी थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। लेकिन इस बार अनुभव पूरी तरह बदल गया। निचोड़ना, ये बायलियान की पहली अनुभूति है। ऐसा लग रहा था कि अदृश्य चीजें चारों ओर से आ रही हैं और उसकी सांसें रोक रही हैं। वह वास्तव में यहां से चले जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने यहां आने के अपने उद्देश्य के बारे में सोचा तो बायलियान आगे बढ़ती रही। जैसे ही वह चली, उसे फिर से ठंड महसूस होने लगी। अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती के बल पर वह ज्वालामुखी गुफा और बर्फ की गुफा में घुस गई। आमतौर पर वह मुंह नहीं सिकोड़ती, लेकिन आज वह ठंड से कांप रही थी। जब तक वह अंततः विशाल गुफा की गहराई में नहीं पहुंच गया, तब तक बायलियान को सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। मैंने देखा कि मास्टर जी नंगे पैर बिस्तर पर बैठे थे और उनके सामने क्रिस्टल जैसी बर्फ तैर रही थी। ये क्रिस्टल स्पष्टतः कोई नश्वर वस्तु नहीं है। इसका शुद्ध सफेद रंग पाले और बर्फ से भी बेहतर है, और सफेद धुंध इसके चारों ओर घूमती है, जैसे हजारों प्रजा राजा के सामने सलामी देने के लिए घुटने टेक रही हो। मास्टर, ये है ताइन का ढेर। एनलैन ने बायलियान की बात बीच में ही रोक दी। हाँ, बायलियान अचंभित रह गया। क्या ये चंद्र स्तंभ गहरे नीले रंग का स्तंभ नहीं है? अचानक यह ऐसा क्यों हो गया जैसा कि यह अब है? एनलैन ने बताया, मैंने इसमें से अशुद्धियां हटा दी। बायलियान ने आधी समझ से सिर हिलाया। तभी उसे मालिक का फोन आया। यहाँ आओ। ओह, बायलियान तेजी से चलकर आए। मास्टर पर उसका भरोसा बिना शर्त था, उसे विश्वास था कि मास्टर उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन मास्टर की कार्रवाई अभी भी बहुत अचानक थी। एक खींच, एक धक्का, कश। क्या? बायलियान ने बेकाबू होकर एक अजीब सी चीख निकाली। मैं आया। मास्टर का हाथ सूर्य की डंडी के साथ सीधे उसकी छाती की गहराई में घुस गया। वह एहसास बहुत असहज था। भले ही मास्टर जी हिलते डुलते नहीं थे, फिर भी उसे बहुत सूजन और खुजली महसूस होती थी। सौभाग्य से यह प्रक्रिया ज्यादा देर तक नहीं चली। जब छाती की ठंडक बहते पानी की तरह अंगों और हड्डियों तक फैल गई, तो गुरु ने शांति से अपना हाथ वापस खींच लिया। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने अपने ब्लाउज की ओर देखा जिसमें एक छेद था, और महसूस किया कि मूल रूप से गंभीर पोशाक अचानक शर्मीली हो गई थी। गुरुजी, ये जानबूझकर तो नहीं किया गया है। जाहिर है, उसकी छाती के बीच की खाई पर कोई निशान नहीं देखा जा सकता था। उसने शायद बहुत ज्यादा सोचा होगा। बायलियान ने अपना ध्यान अपनी शारीरिक अनुभूति पर लगाया। गुरु का हाथ हटाए जाने के बाद सूजन का दर्द गायब हो गया। लेकिन वह हमेशा अधिक असहज महसूस करती थी, और वह मास्टर का हाथ अंदर ही रखना चाहती थी, ताकि उसे ताइन ढेर से निकलने वाली ठंडी हवा से लड़ना न पड़े। एनलैन ने कहा, ताइन के ढेर को एक अमर कलाकृति कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की एक साधारण पॉलिश की गई वस्तु है। यदि आप इसे पूरी तरह से अवशोषित कर सकते हैं, तो आप ताइन के शरीर को जगाने में सक्षम हो सकते हैं। ताइन का शरीर। बायलियान की आंखें तुरंत चमक उठी। जहां तक साधक के शरीर का प्रश्न है, ये तो सभी समझते हैं। ताइन बॉडी, क्लैश ऑफ द गॉड्स में सबसे दुर्लभ प्रकार की कायाओं में से एक है, जो पिछले मिशनों में मिले किसी भी काया से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मालिक। बायलियान की आंखें चमक उठी। वह उत्साह से मास्टर को देख रहा था। वह चाहती थी कि वह बस अपने मालिक पर झपट पड़े और उसके पीछे पीछे घूमे। यदि उसके स्वामी न होते, तो भले ही उसके पास कोई प्रणाली होती, वह अपनी साधना में इतनी जल्दी सुधार नहीं कर पाती। केवल कुछ सांसों के बाद उसे ताइन स्टेक के लाभ महसूस हुए। हार्ड स्किल जोड़ 1, सॉफ्ट स्किल जोड़ 1, लाइट स्किल जोड़ 1। एकाग्रता को छोड़कर उसकी बुनियादी कुशलताएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। बायलियान के दिल में धुंध छंट गई, और वह ऐसा नहीं कर सकता था अगर वह बलपूर्वक आपदा पर काबू नहीं पा सकता था। उसे हंसाकर मार डाला। मुख्य प्रवेश द्वार तो अगम्य है, तो वह बगल के प्रवेश द्वार से क्यों नहीं जा सकती? सच कहें तो बुनियादी कौशल में सुधार के लिए साइड दरवाजे से जाना अधिक आरामदायक है। बायलियान ने अपने उतार चढ़ाव को शांत किया। ताइन के दांव के अलावा उसने 10,000 क्लेशमन प्रशिक्षण विधि भी मास्टर को सौंप दी। वह गुरु से पूछने ही वाली थी कि उनकी समझ कैसी चल रही है। इस अध्याय का अंत। TOC